Hello students, today I Anurima Datta from Chand Bioja Learning Platform. Today I will continue with the structure of atom series part 2. Previous lecture में हम लोग एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन किए थे, फिर मॉडल ऑफ एटम किए थे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, उधर से हम लोग रीडबर्ग्स फॉर्मूला का यूसेज भी देखे थे. ओके, सो रदरफोर्ड मॉडल वाज फर्दर it was done correctly by Bohr. Okay, so that was known as Bohr's model for hydrogen atom. Okay, so let us see the postulates of Bohr's model. देखिए, हम लोग बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में ये सब पढ़ेंगे. पोस्ट्यूलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल, रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम बोर्स मॉडल, explanation of line spectrum of hydrogen, limitation of Bohr's model. That's it. Okay, so postulates of Bohr's model. फर्स्ट postulate क्या है? रदरफोर्ड क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस, और उसका लिमिटेशन क्या था कि एन एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, अगर ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन इज एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो क्या होगा, वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो कुछ ही देर में वो सीधा एनर्जी लॉस करके न्यूक्लियस पे गिरेगा. और we have seen that it takes around 10 to the power minus 8 second. Can you understand how much less time? तो इसी में इलेक्ट्रॉन घूम के न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल. ठीक है, तो उसी को ठीक करने के लिए बोर ने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट्स इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या होगा, आपका एनर्जी भी फिक्स्ड रहेंगे, एनर्जी फिक्स्ड. तो ऐसे केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल रोटेट continuously and never lose energy because energy is constant in that orbit. तो ऐसे होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करके न्यूक्लियस पे नहीं गिरेगा बिकॉज देयर एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ. ओके, सो दिस प्रूव्स दैट एटम इज स्टेबल. ये आप लोग क्लास 9 में कर चुके हो, बट सिंस आई हैव टू कनेक्ट, so I am just recalling it once. Okay, it removed the limitation of collapsing of electron in Rutherford atomic model. Next देखिए, postulates of Bohr's model क्या है? The orbit of electron does not change unless energy is added or removed. ठीक है, अभी देखिए, अगर हम लोग क्या बोले, फिक्स्ड शेल में एनर्जी फिक्स्ड है. अभी इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लॉस किया, सपोज ये वाला शेल का एनर्जी है E1, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल का एनर्जी है E2. अभी E2 से E1 आने के लिए उसे ये वाला एनर्जी छोड़ना पड़ेगा. अगर इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस मच स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, इफ इलेक्ट्रॉन लूजेस, व्हाट विल हैपन, it will come from the second orbital to the first orbital. ठीक है, due to loss of this energy, so this value is quantized, this value is fixed. तो हम लोग क्या देखें कि इलेक्ट्रॉन जब स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमता है, it doesn't loses its energy, but when electron falls from upper energy level to a lower energy level, then it emits energy. okay, और दूसरा केस क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में जाए,
ठीक है, तो इट विल गेन, सपोज इधर आपका एनर्जी स्टेट है E2, थर्ड शेल में इसका एनर्जी स्टेट है E3, तो अगर इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन एडअप करे तो क्या होगा, it will go to the next shell, okay, from E2 to E3 after adding this electron. So we can see that electron only emits or absorbs energy when it jumps from one shell to another shell. ठीक है, मतलब first point is if electron absorbs energy, that fixed amount of energy, the energy difference which is required, if electron absorbs energy, it goes to higher shell, and next point is if electron loses energy, ठीक है, it comes to lower shell. चलिए अभी देखिए इधर सपोज ये वाला डिस्टेंस का जो मतलब फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, ओके, इसका जो वैल्यू क्या है, डिफरेंस डेली, डेली इज नथिंग बट E2 माइनस E1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी तो डेली बाय एच करेंगे तो हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, ये वाला डिफरेंस के लिए जितना एनर्जी डिफरेंस लगा उसमें बाय एच करके तो हमको फ्रीक्वेंसी मिल गया ये वाला एनर्जी डिफरेंस का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभी पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल, first postulate we have seen, second, okay, next postulate is what, the angular momentum of an electron is quantized, okay, मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में घूमता है, ठीक है, it has an angular momentum which is you have read in physics which is nothing but mv into r, ठीक है। This angular momentum of electron is quantized, मतलब this is equals to n into h by 2 pi, ठीक है। n आपका क्या है, n is शेल नंबर, ठीक है, कौन सा शेल में घूम रहा है और वो एक इंटीजर है। नेक्स्ट क्या है, इंटू h by 2 pi और दिस इज mv into r, m is mass of electron, ठीक है, v इंटू रेडियस, ठीक है, पूरा जो न्यूक्लियस से जो रेडियस है उस शेल का, सो दिस इज इक्वल्स टू NH2 pi,
Electron can move only in those orbits for which its angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. ठीक है, इलेक्ट्रॉन बस वो ही ऑर्बिट में घूम सकता है only in those orbits where angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. Okay, right? नेक्स्ट सी एक क्वेश्चन, जस्ट आपको ऐसे एबीसीडी दिया हुआ है, ठीक है, अभी इधर मत देखिए कि कौन सा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब हमको तो चाहिए ऐसा वैल्यू n इंटू एच बाई 2 पाई एंड n शुड बी एन इंटीजर नॉट अ फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें इंटीजर कैनॉट बी, ठीक है, नहीं है, कौन सा है देखिए, h बाई 2 पाई मतलब 1 इंटू एच बाई 2 पाई, सो दिस इज करेक्ट। h बाई पाई मतलब 2 इंटू एच बाई 2 पाई, ठीक है, so this is also correct, 3 into h by 2 pi, this is correct, this is 3 by 2 into h by 2 pi, so this is incorrect. Okay, मतलब this is the correct option. Next, अभी देखिए इसका जो डेरिवेशन है वो थोड़ा बड़ा है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से mv स्क्वायर बाई आर इक्वल करके, वो हमें नीट के लिए नहीं चाहिए, वी आर नॉट कंसर्न विद द डेरिवेशन। ओके, सो आपको बस वैल्यू याद रखना है कि अगर आपसे कोई बोले, ये कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिए, बस ये याद रखिए कि बोर मॉडल कौन फॉलो करता है, यूनी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, सब में 1 इलेक्ट्रॉन है, दे ऑल विल फॉलो बोर्स मॉडल। ओके, अभी देखिए कि रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर इंटू ए जीरो। ए जीरो आपका क्या है, 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, रेडियस इक्वल्स टू 0.529 और 53 इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, this is the radius formula where n is what, shell number, and z is what, atomic number। ठीक है, ये वैल्यू आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आप क्या याद रखेंगे, अच्छा, नेक्स्ट आप याद रखेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या है देखिए, वेलोसिटी आप लोग बाद में देखेंगे, इट इज प्रोपोर्शनल टू z बाई एन। ठीक है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, तो इट इज ए पार्ट ऑफ एनर्जी, ऐसे याद रख सकते हो। सो एनर्जी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एनीवे, इधर देखिए एनर्जी इज माइनस आर एच इंटू 1 बाई एन स्क्वायर लिखा है क्योंकि इन लोग ने हाइड्रोजन पकड़ा है। ठीक है, एक्चुअली एनर्जी इज माइनस रीडबर्ग्स कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, अब ये रीडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, इधर भी 18 है और इधर भी 18 है। ठीक है, जूल, अगर जूल में है, और अगर जूल में नहीं है तो क्या होगा, 3 पॉइंट, और एक वैल्यू क्या है रीडबर्ग कांस्टेंट का, 13.6। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आपको दो फॉर्मूले मिले हैं एनर्जी का, ठीक है। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जूल। नेक्स्ट और एक फॉर्मूला आपको क्या मिला है, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, राइट। अभी देखिए, तो ये वाला आपका और एक फॉर्मूला है एनर्जी का। नेक्स्ट वेलोसिटी, ये आपको याद रखना है 2.16 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2.16 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दैट इज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n, राइट। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें और यूज करें। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस मीन्स n equals to 3, hydrogen atom Z equals to 1, and you put it in the formula radius directly proportional to n²/z, ठीक है। और ये कितना है 0.53 एंगस्ट्रम में, राइट। पुट कीजिए और फॉर्मूला निकालिए, ठीक है। देखिए, अच्छा एक चीज याद रखिए, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट द डिफरेंस इन एनर्जी of electron between fourth and second orbit of hydrogen atom. For this what we will do, पहले हम लोग E4 कोई भी वैल्यू का माइनस कर Cn2 - Cn1, ओके। हाइड्रोजन एटम लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन एटम देयरफॉर Z इक्वल्स टू 1, सो नॉट बॉदर। Z²/n², n² नीचे है तो -RH, Z² तो 1 है, बाई n2² माइनस ऑफ -RH बाई n1², ठीक है। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। अभी ये सम पहले आ जाएगा, इधर n4 है तो n2 is 4 and n1 is 2, okay. Accordingly they have done, they have put the value, okay. ये 2 का स्क्वायर आएगा, ये 4 का स्क्वायर आएगा और आपका आंसर आ गया जूल में, ओके। जूल में है इसीलिए हम लोग ये वैल्यू पुट किए। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता तो हम लोग पुट करते -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, हम लोग को कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में नहीं मिलता है, राइट। ऐसा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिलता है। हम लोग को क्या मिलता है कि एक स्पेक्ट्रम में अचानक अचानक से लाइन दिखता है, ठीक है। तो वो क्या है, हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज दिस लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू एनर्जी लैम्डा, ठीक है। दिस लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू लैम्डा ऑफ दैट स्पेसिफिक डेली जिसका ट्रांजिशन हुआ है। सपोज E2 से E1 आया है तो इसका क्या है, डेली है। इसका भी क्या है, एक लैम्डा है, डेली इक्वल्स टू hc/लैम्डा। तो ये वाला लैम्डा
हम लोग का स्पेक्ट्रा में आया है, ठीक है। ओके, सो जहां जहां डेली का वैल्यू आया है, जहां जहां लैम्डा आया है, अकॉर्डिंगली हमको वहां वहां एनर्जी का लाइन दिखा है, बाकी जगह नहीं दिखा है। ओके, सो from Bohr's model we were able to explain the line spectrum of hydrogen atom. देखिए, each spectral line whether in absorption or emission spectrum can be associated to the particular transition in hydrogen atom. वो वाला particular transition का ही लैम्डा हम लोग को दिखता है, ठीक है, एनर्जी लाइन। so we know how to calculate this, simply they have done. okay, अच्छा, एक चीज अगर आप लोग भूल गए कि एग्जाम में कौन n1 पहले होगा n2 पहले होगा, देखिए पूरा वैल्यू जो टोटल आएगा वो तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना आप लोगों के पास, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, आप लोग सिंपली ऐसे करोगे 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, उसके साथ आप लोग 1 बाई जो लोगे वो छोटा रहेगा, ओके, लोअर वैल्यू का स्क्वायर -1 बाई हायर वैल्यू का स्क्वायर, तो आपका फुल वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कम है तो ये वाला वैल्यू ज्यादा है इससे, तो टोटल इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो आपको एक पॉजिटिव डेली का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ऐसे भी आप लोग याद कर रख सकते हो। ओके, अभी देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये तो हम लोग कर ही चुके हैं, बस म्यू कैसे निकालना है, वो डेली इक्वल्स टू एच म्यू उसका फ्रीक्वेंसी, और ये तो आप लोग को पता ही है, डेली इक्वल्स टू एच म्यू इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, 1/λ इक्वल्स टू वेव नंबर, ठीक है। इधर से हम लोग वेव नंबर निकाले। अभी देखिए द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस depends upon the number of photons of same wavelength or frequency absorbed or emitted. अगर ये जो आपको कितना इंटेंस मिलेगा एनर्जी स्पेक्ट्रम में लाइट, डिपेंड्स कि ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा सेम वेवलेंथ आपको मिलेगा उतना ज्यादा एक ही जगह में आपका सिग्नल आता जाएगा, ठीक है, और वो सिग्नल आपका इंटेंस हो जाएगा सेम वेवलेंथ वाला फ्रीक्वेंसी अगर आएगा। ओके, नेक्स्ट सी लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। अभी हम लोग क्या देखे, स्टेबिलिटी वी कुड एक्सप्लेन ऑफ एटम, लाइन स्पेक्ट्रा कैसा आ रहा है वो भी एक्सप्लेन किए, बट इसमें भी कुछ लिमिटेशन है। क्या क्या है, it couldn't explain the effect of magnetic field or electric field in an atom. next, अभी हम लोग देख रहे थे कि बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वी कांट अप्लाई दैट, ओके, नॉट मोड हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, डिटेल हम लोग बस पता चला कि इधर इधर लाइन क्यों आ रहा है, पूरा नहीं पता चला। नेक्स्ट क्या है, एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स, ये कैसे उन लोग मॉलिक्यूल बना रहा है ये सब भी नहीं पता चला। नेक्स्ट देखिए, तो समरी में हमको 3 फॉर्मूला बस याद करने हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अभी देखिए हम लोग ये 2 चीज डिस्कस करेंगे, एक तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, इससे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, ये 2 आपके सिलेबस में है। चलिए देखिए, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, और ये तो सच बात है कि मैटर का दो नेचर है, एक है पार्टिकुलेट नेचर एंड अनदर इज वेव नेचर। वेव नेचर सिंपली उन लोगों के लिए है, थोड़ा ऐसे सोच सकते हैं कि जिसका जो साइज है बहुत ही छोटा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसा इतना छोटा साइज का अगर कोई पार्टिकल है तो दैट विल मेनली शो वेव कैरेक्टर, उसमें भी पार्टिकल नेचर है बट दैट विल इजीली शो वेव कैरेक्टर, मतलब आप देखोगे कि उसका जो वेवलेंथ होगा दैट इज विजिबल, ज्यादा वेवलेंथ होगा कंपेयर टू अ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे हम लोग एक क्रिकेट बॉल ले लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा मास है कंपेयर टू एन इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या है, वो हम लोग को सपोज आप एक क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, बैट से मारा, बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन में ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, हमको वेव नहीं दिखेगा, हमको पार्टिकल जैसे ही दिखेगा कि बॉल ऐसा जा रहा है, ठीक है। So that is a particulate nature. It also has wave, it also has wavelength, but that is negligible, ठीक है। तो
It has both particle nature and wave nature. Next, see. So dual behavior of matter. एक तो इसके पास पार्टिकल नेचर है, दूसरा इसके पास वेव नेचर है. वेव नेचर कैसे हम लोग समझते हैं? सपोज एक पानी में स्टोन गिरा, तो हम लोग बोले थे ना वाटर वेव्स जनरेट होगा, वेव्स आर पासिंग. ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा? वेव्स आएगा. ठीक है, ये क्या है? हम लोग का वेवलेंथ आता है. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब भी जाता है ना, तो आपका वेव्स नेचर से जाता है. ठीक है, हम लोग वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट देखिए, तो डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन निकाला. आपको उतना डिटेल्स चाहिए नहीं, बस एग्जाम के लिए आपको ये वाला याद रखना है. लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी. पी क्या है आपका? मोमेंटम. मोमेंटम इज नथिंग. p इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल. मोमेंटम इज नथिंग, मास इनटू वेलोसिटी. और h आपका बेटा क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड. राइट. अभी देखिए, अभी मैं जो बोल रही थी कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लाइक अ क्रिकेट बॉल, बिकॉज ऑफ लार्ज मासेस, वेवलेंथ बहुत कम आएगा, हमको वो वेवलेंथ दिखाई नहीं देगा. ठीक है, ये हम लोग ये वाले इक्वेशन में फेंक के दिखाएंगे कि आपका वेवलेंथ बहुत कम आएगा अगर ये ज्यादा हो. और अगर मेरा मास बहुत कम है तो मेरा वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अगर आप लोग देखोगे, आपको वेवलेंथ का अच्छा खासा बड़ा वैल्यू मिलेगा. दैट इज विजिबल एंड दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज मेजरेबल. ओके, नेक्स्ट आपका क्या है कि अच्छा, ये वाला जो बात है इसको हम लोग ऐसे कैसे प्रूव करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन देखिए, लैम्डा इक्वल्स टू h बाय मास इनटू वेलोसिटी. So from here we know lambda is inversely proportional to mass. This proves that if mass of a particle is mass greater lambda less, मतलब क्रिकेट बॉल का जो वेवलेंथ होगा बहुत कम होगा. ठीक है, और अगर मास कम है, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास कम है, तो आपका क्या है बेटा? वेवलेंथ ज्यादा होगा. ठीक है, वेवलेंथ विल बी अ मेजरेबल वैल्यू वी विल गेट. ओके, अभी देखिए एक क्वेश्चन आपका है इधर. क्या है? दे हैव टेकन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन. तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन आप समझ ही सकते हो, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, वो हम लोग लेंगे. अच्छा, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन ऑकर्स एज वेल एज. ओके, इफ द वेवलेंथ आपको दिया गया है, कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू. आपको प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वाला तो आपका फॉर्मूला है, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम भी. अभी न्यूट्रॉन है, वेलोसिटी आपको दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है, लैम्डा आपको दे दिया है, तो मास आपको पता रहना चाहिए. हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे मास. हम फिर से एक बार आपको याद दिला देते हैं. मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट, which is nothing but 1.67 into 10 to the power -27. क्या है आपका? केजी में है. एम के सिस्टम में आप लोग केजी यूज करोगे, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. ओके, और अगर ये आपका जो ग्राम में हो जाएगा तो ये 10 टू द पावर -24 ग्राम हो जाएगा. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी. ओके, एनीवे, तो आप लोग इधर वैल्यू पुट कर दोगे, एच का, मास का, और 8 ये क्या है? लैम्डा का. लैम्डा हम लोग मीटर में लिए क्योंकि सब कुछ हम लोग एम के सिस्टम में कैलकुलेट कर रहे हैं. तो वी हैव कन्वर्टेड 1 पिकोमीटर. ओके, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर. ठीक है, इधर 800 है, अकॉर्डिंगली इंटू 10 स्क्वायर हो गया, 10 टू द पावर 10 हो गया. तो मेरा आंसर आ गया. नेक्स्ट देखिए, वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ 100 ग्राम. 100 ग्राम सोच सकते हो कितना ज्यादा है, कंप्यूटर 10 टू द पावर माइनस समथिंग था. सो दिस इज अ मच बिगर मास. सो इसका क्या है? इट इज एक्सपेक्टेड दैट द वेवलेंथ विल बी वेरी स्मॉल. तो आपका देखो हम लोग वैल्यू बिठाए और मेरा वेवलेंथ आया 10 टू द पावर -35 मीटर. मतलब इट इज सो स्मॉल. ओके, इट इज नॉट एट ऑल मेजरेबल. ठीक है, वी कैन थियोरेटिकली वी कैन कैलकुलेट इट. ठीक है, और ओके, अभी देखिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या है? अकॉर्डिंग टू, देखिए, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, एक साथ, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. कैसे? देखिए, सपोज ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. ठीक है,
घूम रहा है घूम रहा है। तो अगर ये स्पीड से घूम रहा है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, तो हम इसका वेलोसिटी डिस्टेंस वी कैन मेजर डिस्टेंस बाय टाइम। अब अगर मोमेंटम के लिए हमको वेलोसिटी चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी, तो हम लोग वेलोसिटी ऐसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इनटू मास करके, ठीक है। बट अगर मैं इसका पोजीशन कैलकुलेट करने का कोशिश करूं और उसी समय मोमेंटम वेलोसिटी, तो एक साथ नहीं हो सकता। पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए हमको थोड़ा टाइम के लिए भी, जितना भी कम टाइम हो, मेरे को इसको स्टैटिक सोचना पड़ेगा कि इधर इसका लोकेशन है, ठीक है, वो खड़ा है इधर, तो हम इसका पोजीशन कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। सपोज आप रास्ते से दौड़ रहे हो, ठीक है, बहुत जल्दी दौड़ रहे हो, तो मैं आपका मास हमको पता है, इनटू वेलोसिटी करके हम आपका मोमेंटम निकाल लिए। मोमेंटम तो निकल गया, पर अगर आपको पोजीशन निकालना है, हम तो बोल ही नहीं पाएंगे आप कहाँ हो, क्योंकि तो आप तो दौड़ रहे हो पूरा। तो पोजीशन निकालने के लिए मोमेंटम को जीरो करना पड़ेगा, आपको थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे कि भाई इधर से इधर आपको, ठीक है। तो बोथ कांट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली, एंड दिस इज रिलेटेड बाय एन इक्वेशन डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई, ठीक है। डेल एक्स क्यों बोला, क्योंकि uncertainty दिया in position, uncertainty in momentum, and uncertainty in momentum means uncertainty velocity, because mass is not uncertain, right? तो आपका क्या है, देखिए, डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू h by 4 pi, which is coming from Heisenberg's uncertainty principle, okay। अभी देखिए डेल एक्स आपका क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल पी एक्स आपका क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मींस व्हाट, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। which is nothing but del x into m dot m del vx ग्रेटर देन इक्वल्स टू h by 4 पाई, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, इधर पुट करो आप, इधर पुट करो आप, ओके। नेक्स्ट, अभी देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए, इट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली दैट, बिकॉज इसका मास इतना ज्यादा होगा, तो हम लोग क्या है कि वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम लोग हर समय सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना ही कम है, डी ब्रॉगली में भी जो देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग वेव लाइक कैरेक्टर, ठीक है। उसका कभी जो वेव लाइक कैरेक्टर छोड़ के हम लोग अगर सोचे कि स्ट्रेट लाइन से जा रहा है या पैराबोलिक मोशन से, नो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो हम लोग अभी क्वेश्चन आया है कि फॉर्मूला में अप्लाई करना है। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 1 एंगस्ट्रॉम। पहले आप लोग एग्जाम में क्या करोगे, जो भी आपका गिवन है आप लिख लो, डेल एक्स इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटीज 3.3 by 4 pi into 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ द पार्टिकल। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में बिठाएंगे डेल एक्स इंटू एम डेल वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू h by 4 पाई, ठीक है। इधर इसका वैल्यू लिखेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे हम, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मास विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.007 into 10⁻29 kg, okay। Next, see another question, an electron is confined to a region of a width of this much, मतलब इतना ही इसका विड्थ हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम इसमें ही होगा। तो ये मेरा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, which is its uncertainty in position, estimate the minimum uncertainty in its momentum, ठीक है। so del x into m del vx, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू h by 4 पाई। अभी एक चीज देखिए, ये इसका विड्थ है, ठीक है, और यही इसका डेल एक्स है, मतलब मैक्सिमम हम बोले कि इतना ही वो जा सकता है, तो दिस डेल एक्स इज नथिंग बट मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम है,
और ये भी फिक्स्ड है, तो सो दिस थिंग इज नथिंग बट मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, वो करके आपको क्या मिलेगा, डेल पी एक्स। ठीक है, डेल पी एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाउ मच। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, तो आपको समरी क्या है, आपको ये चीज, दो चीज याद रखना है। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी एंड डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई और डेल एक्स इंटू एम डेल वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, इधर से दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और ये थोड़ा नया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। पहले तो हम लोग क्वांटम नंबर्स देखेंगे। ठीक है, कैसा शेप्स आता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज आल्सो कॉमन इन पीरियोडिक टेबल, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखा जाता है। चलिए अभी देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स वर्सेस क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर मेनली फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन्स बेस्ड ऑन वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्योंकि हम लोग इधर मेनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लेते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ओके, उसका वेव नेचर ही हम लोग को ज्यादा दिखता है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग का क्वांटम मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग्स और श्रोडिंगर दोनों मिलके हम लोग को एक इक्वेशन दिए, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर टोटल एनर्जी वेव फंक्शन। ओके, शाई स्क्वायर इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये अभी आप लोग को उतना नहीं लगेगा, क्योंकि ये आप लोग बाद में क्वांटम मैकेनिक्स में डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, जिधर शाई स्क्वायर यूज करके हम लोग ये सब शेल कैसे बन रहा है, उधर हम लोग को पूरा नोट का जो है पूरा एग्जैक्ट पता चल जाता है कि ऐसा शेप होगा, इधर नोट बनेगा, इधर ऑर्बिटल है। ओके, अभी बस आप लोग क्वांटम नंबर का आइडिया रखिए, दैट्स इट। नेक्स्ट चीज आपका क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। डार्कर द रीजन ग्रेटर इज द प्रोबेबिलिटी। इधर पूरा डार्क है, तो इधर पूरा ही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इधर आप लोग वॉच कीजिए कि इधर ऐसा है ना, जो S2S सबशेल है, इधर डार्क रीजन है, डार्क रीजन के अंदर एक गैप है। ठीक है, फिर अंदर डार्क रीजन है। ओके, फिर इधर एक गैप है, मतलब इन दिस गैप, ये वाला जो गैप है, इन दिस गैप there is probability of finding electron is 0, so this thing is nothing but node। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, ऑर्बिटल आपका क्या है, रीजन इन स्पेस वेयर देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, रीजन इन स्पेस वेयर द फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0। ठीक है, मतलब अगर हम एक ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, सपोज दिस इज द नोड ऑफ दिस ऑर्बिटल, तो इधर आपका फाइंडिंग, दिस इज व्हाई दिस इज नोड, बिकॉज इधर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज 0। ठीक है, और ये आपको ऑर्बिटल क्यों है, बिकॉज इधर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मोर। ठीक है, दिस इज द शेप, इधर आपका इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मोर। therefore ऑर्बिटल, राइट। अभी देखिए, अभी नोड्स निकालने का एक फॉर्मूला है, थोड़ा आप लोग याद रखिए। ठीक है, बाद में एन क्या है, एल क्या है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बस फॉर्मूला याद रखिए। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू n-1। ठीक है, उसमें आपका एंगुलर नोड्स कितना है, l, और रेडियल नोड्स कितना है, n-l-1।
ठीक है, दोनों का टोटल है n-1। n क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ओके, चलिए अभी देखते हैं क्वांटम नंबर बेसिकली ऑफ 1 2 3 4, 4 टाइप्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको क्या पता चलता है, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ओके, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू सेम शेल। ठीक है, n इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू फर्स्ट शेल। ठीक है, ये वाला शेल में सारे n वैल्यू का होगा 1 का। ठीक है, सेकेंड मीन्स बिलोंग्स टू सेकेंड शेल फॉर ए गिवन नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल्स टू n स्क्वायर। बचपन में हम लोग पढ़े थे ना, 2n स्क्वायर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इन ए शेल। दिस इज बिकॉज n स्क्वायर एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही कैप्चर कर सकता है, तो n स्क्वायर ऑर्बिटल होगा तो टोटल 2 इंटू एन स्क्वायर करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। ओके, अभी देखिए, तो हमको पहले अभी क्या पढ़ लिए, शेल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल शेल का क्या है, n, वो आपका क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका क्या है, n डिटरमाइंस द शेल नंबर। ठीक है, इससे हमको शेल नंबर पता चल गया। नेक्स्ट आपका क्या है, सबशेल। सबशेल का क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l। ठीक है, वैल्यू ऑफ l नोटेशन फॉर सबशेल। ठीक है, मतलब अगर आपका एक न्यूक्लियस है, इधर शेल है, शेल में अगर सबशेल्स है, एस है, ठीक है, पी है, तो ये सब आपका क्या है, सबशेल्स। अभी इसको डिटरमाइन करने के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है कि l का जो वैल्यू होगा एक n सब शेल में, दिस इज फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, 0 to n-1, मतलब अगर 1 है तो अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू बेटा क्या होगा, 0 to 1 - 1, दैट इज 0, ओनली 0 होगा। अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू बेटा क्या होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर खत्म और नहीं होगा, क्योंकि 0 to n-1, 2 - 1, 1 इधर ही रुक जाएगा। फिर n अगर 3 होगा तो आपका क्या होगा, l इक्वल्स टू 0 1 2, दैट्स इट। ओके, अभी देखिए सबशेल का नोटेशन, 1 l अगर 0 है तो आपका एस है। ठीक है, अच्छा इधर आपको वैल्यू दिया गया है, 0 अगर वैल्यू ऑफ l है तो एस होगा, l का वैल्यू अगर 0 है तो सबशेल आपका क्या होगा बेटा, एस। l का वैल्यू अगर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, इसमें आपका सबशेल क्या होगा, पी। ठीक है, डी एंड एफ। ठीक है, अभी देखिए रैंडम आपको कोई बोल दे फोर्थ शेल में क्या क्या सबशेल है, आप क्या करोगे, 4 मतलब इसमें एल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3, खत्म। अच्छा 4 है मतलब एन है आपका 4, ये आपका एल है का वैल्यू है, तो ये क्या सबशेल है बेटा, 4s, ये है 4p, 2 मतलब 4d, 3 मतलब 4f। ठीक है, डन। तो ऐसे आपको निकालना है, मान लीजिए 3 का, तो क्या होगा, 0
एल आपका क्या क्या होगा, 0 1 2, अगर एन 3 है तो एल, तो इसमें क्या क्या सबशेल्स है, 3s 3p 3d, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट, अभी सबशेल का शेल कैसा, शेप कैसा है, ए सबशेल इज स्फेरिकल इन नेचर, ठीक है, डम्बल जैसा। पी सबशेल आपका क्या है, ओनली डम्बल, ठीक है, ऐसा होता है पी सबशेल, ठीक है। ये आपका शायद एक एक्सिस में, दूसरा एक्सिस में आपका अगर ऐसा हो सकता है, ठीक है, तीसरा एक्सिस में ऐसा हो सकता है। मान लीजिए ये है आपका पी एक्स इन एक्स एक्सिस, दिस इज पी वाई एंड दिस इज लेट इट बी पी जेड, ओके। अभी देखिए डी सबशेल अब बेटा क्या है आपका, डबल डम्बल शेप होगा, ठीक है, ठीक है, डी सबशेल। अभी इसका बहुत सारा वेराइटी है, पी का जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड है, डी का भी 5 वेराइटी है, वी विल कम वन आफ्टर दैट। अब ये बाउंड्री सरफेस प्लॉट्स विच आर सिमिलर आर सेड टू बी सेम सबशेल, देखिए ये सब सबशेल का बाउंड्री सेम एक जैसा है, तो इसलिए सब सभी क्या है, पी है, मतलब शेप एक जैसा है, ओके। अभी देखिए ये आपका क्या क्या शेप के बारे में, अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये फोर्थ क्वांटम नंबर, व्हाट इज दिस, it tells about the orientation of the orbital with respect to standard state of coordinate numbers, ठीक है। अभी जैसे p सबशेल का हम लोग बोले 3 हो सकता है, px py pz, ठीक है। ये चीज याद रखिए, वैल्यू ऑफ एम एल इज माइनस एल टू प्लस एल, और टोटल 12+1 वैल्यू आएगा, मतलब काउंट करने के बाद। चलिए देखते हैं, जैसे एस सबशेल, ठीक है, इसका एम एल बेटा क्या होगा, एस मतलब एल कितना है 0, तो एम एल होगा माइनस एल टू प्लस एल, ओनली 0, ठीक है। पी सबशेल का एम एल एल क्या है 1 है, तो इसका एम एल कितना होगा माइनस एल टू प्लस एल, मतलब -1 0 +1, ठीक है। तो ये सपोज आप पी जेड मान लो 0 को, ये नोटेशन ऐसा ही होता है, तो ये एक शायद पी एक्स एक शायद पी वाई, ठीक है। अभी अगर डी सबशेल का है, एल इक्वल्स टू 2 है इसमें, तो ये -2 +2 होगा, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। तो इसमें 5 वैल्यूज होता है, ठीक है। सपोज दिस इज डी जेड स्क्वायर, एक आप मान लो डी एक्स वाई, और भी होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ओके। अभी देखिए, तो अकॉर्डिंगली वी विल नोटेट इट, ठीक है, 5 होगा। अभी स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, ये जो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है शेल के अंदर, सब शेल के अंदर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिटल्स में, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर व्हाट, एक्चुअली दे आर टेलिंग अबाउट ऑर्बिटल्स, मतलब एक सबशेल में कितना सारा ऑर्बिटल्स है, जैसे पी का है पी एक्स, मतलब टोटल पी में 3 ऑर्बिटल होगा ऐसे, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। एस में एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है। डी में क्या है बेटा, 5 ऑर्बिटल होगा। अभी ये ऑर्बिटल में क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, घूम रहे हैं। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर का क्या डिनोट करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेदर इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज और इट इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, ठीक है, ठीक है। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसको हम लोग मानेंगे प्लस हाफ, ठीक है। और इसका साइन हम लोग ऐसे दिखाएंगे, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, और एंटी क्लॉकवाइज में बेटा क्या होगा,
अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उल्टा, तो इसका ms का साइन क्या होगा, -½ एंड इससे हम लोग ऐसे डिनोशन करेंगे इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक ऑर्बिटल में सेम, वो हम लोग पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल में पढ़ेंगे कि सब क्वांटम नंबर सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता, where they will differ in one orbital, अगर सेम ऑर्बिटल है तो इसका n का वैल्यू सेम होगा, l का वैल्यू सेम होगा, ml का वैल्यू भी सेम होगा, बट दे विल डिफर इन स्पिन क्वांटम नंबर, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। चलिए, +½ and -½ are said to have opposite spin. Plus means spin up, downwards it's spin down. Okay. अभी देखिए, जो अभी हम लोग करा रहे थे, अभी किए हैं, कितना सारा सबशेल्स है, 1 2 3 sp_df, 4s 4p 4d 4f। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, 1p 2s 2p एंड 3s, ठीक है। तो 1p हो सकता है क्या, कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, n इक्वल्स टू 1 है तो इसका मैक्सिमम हो सकता है 0, तो 1p नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1s हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, l कैन बी फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है, 2s तो हो ही सकता है, 2p हो सकता है, 3f हो सकता है क्या, अच्छा 3f के लिए आपका क्या होगा, n इक्वल्स टू 3, मतलब इधर 0 1 2 हो सकता है l का वैल्यू, अच्छा l का वैल्यू 2 मतलब एसपीडी 2d तक हो सकता है, ठीक है, मतलब डी हो सकता है, मतलब 3d तक पॉसिबल है, 3f इज ऑल्सो इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, 1p इज नॉट पॉसिबल। ओके, अभी देखिए ये थोड़ा अच्छा है, डी जेनरेट ऑर्बिटल, बोर्स मॉडल में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो एनर्जी हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो वी ओनली लुक टुवर्ड्स द एन वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू देखते हैं, उसी से हम लोग डिफर करते हैं, और हम लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अगर शेल का नंबर एक है, भले ही सब शेल्स अलग अलग है, सबका एनर्जी एक होगा, सिंस इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा, 1s लेस देन 2s इक्वल्स टू 2p लेस देन 3s इक्वल्स टू 3p इक्वल्स टू 3d लेस देन एंड सो ऑन, ठीक है। डीजेनरेट सबशेल में क्या होगा, इधर हम लोग जो एनर्जी लेवल कंपेयर करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे अफबाउ प्रिंसिपल में, अकॉर्डिंग टू n+l वैल्यू, ठीक है, जिसका n+l वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम होगा, जिसका ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा। अब अगर दोनों का ही वैल्यू सेम आ गए, जैसा आएगा अभी 3d और 4s में, so we will compare, then when it is a tally both are having same n+l value, we will compare according to the n सबशेल, इधर ये 3d का n कम है तो 3d पहले, अब उसका एनर्जी कम होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, हम लोग पीरियोडिक टेबल में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। सपोज ये आपका, ठीक है, टीचर खड़ा है, इधर एक आपका फ्रेंड है जो अच्छा खासा हेल्दी है, ठीक है, इसके पीछे आपका और एक फ्रेंड है जो थोड़ा स्लिम है, ठीक है, तो क्या होगा, ये फ्रेंड अगर ऐसे पढ़ाई नहीं करके मतलब हेड डाउन करके बैठा हुआ है, तो टीचर को ये वाला फ्रेंड उतना ज्यादा विजिबल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज हाइडिंग इट्स फ्रेंड, ठीक है, फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द टीचर। सेम थिंग हैपेंस हियर, अगर इधर जो सबशेल है, उसको हम लोग हाइडिंग को क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, शील्ड कर रहा है, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो वो पीछे वाले को शील्ड कर लेगा, और पीछे वाला इजीली एटॉम छोड़ के भी जा सकता है, क्लास छोड़ के भी निकल सकता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग टोटल न्यूक्लियर चार्ज नहीं लेते हैं, उससे जो जिसको माइनस करना है शील्डिंग कांस्टेंट से, उसको माइनस करके जो अल्टीमेट जो उसको न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होता है बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वी विल डिस्कस दिस
लेटर। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा ये देख के रखिए कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। ठीक है, जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या है, एस, ये आपका शील्डिंग ऑर्डर भी है। एस सब शेल को ज्यादा खींचता है न्यूक्लियस, देन पी, देन डी, देन एफ। ठीक है, अभी देखिए इसके बेसिस में एक न्यूमेरिकल है। 4p सबसे पीछे है तो ऑब्वियस बात है कि 4p को सबसे कम खींचेगा। 4p will experience lowest effective nuclear charge at is further away from the nucleus. नेक्स्ट देखिए एस सबशेल। ठीक है, 1s सबशेल थोड़ा छोटा है साइज में। ठीक है, 2s सबशेल थोड़ा बड़ा है। ठीक है, फिर आपका क्या है, पी सबशेल, एक px में, एक pz, py में और एक pz में। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, अफबाउ प्रिंसिपल। इधर हम लोग देखते हैं n प्लस एल वैल्यू। n प्लस एल वैल्यू जिसका कम होता है उसका एनर्जी कम होता है, जिसका ज्यादा होता है उसका एनर्जी भी ज्यादा होता है। आर फील्ड इन द ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग ऑर्डरिंग वैल्यू ऑफ n प्लस एल। अगर कभी भी वैल्यू टैली हो गया सो वी विल justify it according to the value of n if having, if two subshells, चलिए दूसरे पेज में लिखते हैं, if two subshells are having same n plus l value, then subshell having lower n value will be of lower energy and will be filled first by electrons। ठीक है, ये अफवाह प्रिंसिपल है। और अफवाह का जो मतलब जो मेन प्रिंसिपल है वो हम लोग को पता ही है कि n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगा तो उस सबशेल का एनर्जी भी ज्यादा होगा एंड इट विल बी फील्ड लेटर। ठीक है, लोअर एनर्जी विल बी फील्ड फर्स्ट। ठीक है, बिकॉज दैट विल बी मोर स्टेबल। चलिए अभी देखते हैं अफवाह प्रिंसिपल को। हम लोग अगर उतना कुछ याद ना रखे, ऐसे सीधा याद रखना चाहते हैं हम लोग, सिंपली ऐसे ऑर्बिटल्स को पास पास में लिख लेंगे। ठीक है, फिर ऐसे देखेंगे तो जो ऑर्डर आएगा वैसे ही हमारा शेल्स अल्टीमेटली वो n प्लस एल सब कुछ आप लोग टैली करोगे तो आपको यही मिलेगा, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, 1s का पहले, फिर 2s भरेगा, फिर 2p के बाद 3s भरेगा, फिर 3p के बाद 4s भरेगा, 4s के बाद 3d, 4p, 5s एक लाइन में आ रहा है। ठीक है, फिर 4d, 5p, 6s एक लाइन में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। ओके, नेक्स्ट सी पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल में बेटा क्या बोला है कि no two electron in an atom can have same set of 4 quantum numbers। चारों ही क्वांटम नंबर इक्वल हो एक एटम में, ऐसा हो ही नहीं सकता। दे विल एटलीस्ट डिफर इन स्पिन क्वांटम नंबर। सपोज हम लोग वही बोल रहे थे, अगर एक ही ऑर्बिटल है जैसे 2s, 2s मतलब इसका n सेम है, l सेम है। ठीक है, ml भी सेम है। ठीक है, एक ऑर्बिटल हम लोग चुन लिए, ml को 0 मान लिए। ठीक है, ml को हम लोग 0 मान लिए, तो सब अगर सेम है तो इधर क्या है कि एक चीज डिफर करेगा, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा। ठीक है, एक का प्लस हाफ होगा, एक का माइनस हाफ होगा। one will be plus half and another will be minus half, so no two electron can exist in same orbital, must have opposite spin, so maximum number of electron हम लोग को पता ही है 2n square है। ठीक है, अभी Hund's rule of maximum multiplicity।
Hund's rule of maximum multiplicity क्या बोलता है? Pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshell does not take place until each orbital belonging to the subshell has got one electron each or it is singly occupied. मतलब सपोज आप मान लिए 2p है, ठीक है, इधर है तो 2px है, ठीक है, py है, pz है. अभी px ऐसे इलेक्ट्रॉन भरेगा, ठीक है, 1 2 थर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी हियर नॉट हियर. पहले सबको एक स्पीड में भर जाएगा. नेक्स्ट आपका अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आए तो कैसे भरेगा बेटा? नेक्स्ट अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आए पहले 1 2 3 जैसा भरा हुआ था वैसा भर जाएगा. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिर आपका पेयरिंग स्टार्ट होगा. ऐसा होने का पीछे कारण है, दिस इज ड्यू टू एक्सट्रीम स्टेबिलिटी गेन्ड बाय दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी. देखते हैं, ठीक है. अभी ये देखिए, अगर ऐसा हो पहले सब एक साथ भर गया फिर तो इधर क्या है कि इधर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके एक फॉर्मूला होता है, वो आपको नहीं चाहिए. मतलब इन लोग पूरा एक्सचेंज कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके जगह जा सकता है, 2 वाला इससे कर सकता है, 3 वाला इससे. इतना सारा एक्सचेंज करने की वजह से क्या होता है कि एनर्जी ट्रिमेंडसली डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस टू मच. ठीक है, और जिंदगी में सबको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है. तो इन लोग क्या करते हैं, पहले ऐसे पेयरिंग कर ले, पहले ऐसा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक 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 एक, एक भर जाता है. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में आता है दैट कम्स इन एन ऑपोजिट स्पीड, ठीक है. मतलब बस 6th इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो ऐसे नीचे, फिर 7th इलेक्ट्रॉन ऐसे एंड सो ऑन इट विल फिल. दिस इज होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है. अभी देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आप लोग पढ़ चुके हो बुक में कि इधर भी लिखने का एक स्टाइल होता है. देखिए जैसे फ्लोरीन का कितना है बेटा, 5 9 है. तो हम लोग को पता है कि इधर फ्लोरीन अगर 9 है तो पहले 1s में भरेगा, फिर 2s में, फिर 2p में. 1s में एक ऑर्बिटल है, ठीक है, 2s में भी एक ऑर्बिटल है, 2p में आपका 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, 2px 2py 2pz. अभी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, 2p में फिर हुन्स रूल से आएगा 1 2, नेक्स्ट आपका क्या है 3. जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया अभी क्या है 2p5 है, ठीक है, 1s2 2s2 2p5. फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐसा आएगा, ठीक है, उल्टा 5th इलेक्ट्रॉन ऐसा आएगा. ओके, सो दिस इज द वे इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड. अभी हम लोग क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन को एक बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है किसमें, हाफ फिल्ड स्टेट में और फुल्ली फिल्ड स्टेट में. इसके लिए क्या होता है कि एक्सपेक्टेड क्रोमियम 1 to 30 में क्रोमियम और कॉपर का ये दोनों मतलब एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को मिलता है. क्यों? ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी. चलिए देखते हैं. एक्सपेक्टेड था कि अगर क्रोमियम 24 है ऐसे 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 फील करेगा 3d4 4s2, बट हम लोग को एक्चुअली मिलता है 3d5 4s1. एक्सपेक्टेड था ऐसा होगा 3d9 4s2, बट एक्चुअली वी गेट 3d10 4s1. दिस इज बिकॉज 3d4 4s2 में क्या है देखिए, वन टू थ्री फोर टू, ये फुल्ली फिल्ड है बट दिस इज नॉट हाफ फिल्ड. अगर इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो आपका क्या होगा, 3d5 4s1, इसमें दोनों को हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल रहा है, ठीक है. सो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल. सो ये वाला क्रोमियम का होगा. नेक्स्ट कॉपर में क्या है देखिए, कॉपर में आपका 3d9 4s2 है,
ठीक है। अभी इधर ये वाला क्या है, हाफ फिल्ड भी नहीं है, फुल फिल्ड भी नहीं है, इधर ये वाला फुल फिल्ड है। अगर इधर से एक इधर आ जाए तो ये वाला हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये वाला फुल फिल्ड हो जाएगा। कैसा होगा आपका कॉन्फ़िगरेशन तब? ये आपका क्या हो गया 3D10, और ये आपका बेटा क्या हो गया 4s1। तो वन इज फुलफिल्ड एंड अनदर इज हाफ फिल्ड, सो दिस इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर टू दैट। तो ये दोनों में हम लोग को ये एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए। अभी आपका जो समरी क्या है, हम लोग ये डिस्कस किए कि 4 क्वांटम नंबर्स है, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक स्पिन, ठीक है। एल का वैल्यू 0 to n-1, एम एल -l to +l, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर एक माइनस हाफ होगा, दूसरा पास प्लस हाफ होगा। फिर हम लोग क्या डिस्कस किए, शेप ऑफ sp एंड d ऑर्बिटल। अफबाउ प्रिंसिपल डिस्कस किए कि ज्यादा n+l वैल्यू होगा तो ज्यादा एनर्जी होगा, वो ज्यादा बाद में फिल्ड होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट है। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस किए हुन्स रूल की, सब कोई सिंगली ऑक्युपाइड होगा until each orbital of same subshell is not singly occupied, pairing of electron does not take place। पहले सब कोई सिंगली ऑक्युपाइड होगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। हम लोग अभी देखे कॉपर और क्रोमियम में। सो I think you have understood the whole video and you have got a clear concept about structure of atom। अगर आप लोग इतना ही अच्छे से सीख लिए, ठीक है, ढंग से धीरे धीरे पढ़ के, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपका रुक जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, और ये चैप्टर भी पर्सनली बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। सो यू आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस। थैंक यू।